हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताया था और अब हम रासायनिक संयोजन के नियम को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले नियम जो है हमारा वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं। देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11 और फॉर क्लास 12। वैसे तो आपने इसको क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर इसको इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता, या फिर हम ये कहें कि वहां पर बहुत सी बार इस टॉपिक को छुड़वा भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसका एक दूसरा नाम भी है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता के नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो न्यू बुक्स हैं और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये वाला नाम ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जो हमारी पुरानी बुक्स हैं उनमें ये वाला नाम बहुत ही ज्यादा चलता है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए देखते हैं। देखिए, नियम क्या कहता है। आपने क्लास 10th के अंदर केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा होगा। यानी जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं कि H2 प्लस Cl2 मेक्स 2HCl, इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को पढ़ा होगा। तो ये नियम इनके लिए ही है। नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद होते हैं यानी प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होता है बराबर होता है। अब जो इधर वाला पार्ट होता है यानी जो ये एरो होता है, इस एरो के बैक साइड का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये सब चीजें आपने 10th में पढ़ी होंगी। और ये जो एरो के फ्रंट साइड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो कहता है कि जो अभिकारकों का मास है, ये नियम कहता है कि जो अभिकारकों का मास है वो हमेशा उत्पाद के मास के इक्वल होता है, हमेशा उत्पाद के मास के इक्वल होता है। और दुनिया की जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है सब पर ये लो बिल्कुल सही एप्लीकेबल है। इसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है इन इक्वेशंस के लिए, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आप चाहे दुनिया की कोई भी इक्वेशन ले लें उस पर ये लागू होगा। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूं इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन है कि 2H2 प्लस O2 मेक्स 2H2, ये जल बनने की इक्वेशन है। तो ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान यहाँ पर भी उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन एक शर्त होनी चाहिए उसके लिए कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन है यानी जो रासायनिक समीकरण है, इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ये बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए यानी संतुलित होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दूं और इसको भी 2 को हटा दूं तो ये केवल एक ढांचा है, ढांचा समीकरण बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम? ढांचा समीकरण यानी असंतुलित समीकरण बोलते हैं। और इसका कोई लाभ नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाऊं तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही इक्वेशन है। तो इस पर हम लोग इस लॉ को चेक कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं यानी इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, इनको मैं रिएक्टेंट बोलते हैं यानी R से डिनोट कर सकता हूँ और इनको प्रोडक्ट बोलते हैं यानी P से डिनोट कर सकता हूँ। तो इधर का मास निकालेंगे। देखिए, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 हो जाएगा। एक का मास 1 है तो 4 का मास 4 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का 32 क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। और इधर का एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है। तो 2 का कितना होगा? 2 का होगा 36। तो अगर मैं इधर का चेक करूं तो 32 हो जाए 36 और 32 इधर तो 36 ही है। तो 36 बराबर 36 यानी मास का जो ये लॉ है बिल्कुल करेक्ट सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे आप सभी इक्वेशंस पर चेक कर सकते हैं। रिएक्टेंट का मास निकालिए और प्रोडक्ट का निकालिए और वो बराबर आएगा और ये लॉ आपको प्रूव हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो अब इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। मतलब इस नियम को किसने दिया था? देखिए, इस जो नियम को दिया था 1789 में एक साइंटिस्ट थे हमारे लेवोजिए। लेवोजिए ने इस नियम को दिया था 1789 ईस्वी में। सन 1789 में लेवोजिए नामक साइंटिस्ट ने इस नियम को दिया था। और एक अभी लेकिन नियम देने के बाद इस नियम की जो पुष्टि की गई थी वो किसने की थी? इस नियम की पुष्टि की थी एक साइंटिस्ट हुए हैं लैंडोल्ट। लैंडोल्ट नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस नियम की पुष्टि की थी। तो ये तो है इसके पुष्टिकर्ता और ये है इसके खोजकर्ता। ये तो है खोजकर्ता और ये पुष्टिकर्ता।
लैंड रोल्ट ने अपनी विधि द्वारा इसकी पुष्टि कर दी थी। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे पुष्टि की उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही जानना चाहिए कि किसने दिया था और किसने पुष्टि की, और असल में लॉ है क्या, मतलब लॉ कहता क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग उस पर खुद चेक कर सके कि लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए मैं आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, आप उन इक्वेशन पर इसको चेक करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली जो इक्वेशन है वो तो ये है कि h⁴ प्लस 2NaOH मेक्स Na2SO4 प्लस 2H2। तो ये तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट। इस पर आप लोग चेक करना है इस लो को, यानी इस साइड का मास निकालना है और इस साइड का, और मास अगर इक्वल आ रहे हैं तो जो आपका लो होगा प्रूव हो जाएगा। इक्वेशन मैंने पहले से बैलेंस कर दिया, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि यहाँ पर मैं आपको ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा, बहुत ही इजी सी इक्वेशन दूंगा। चलिए तो इन 2 इक्वेशंस पर आपको इस लो को चेक करना है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपको बुक वगैरह में जहां भी इसके क्वेश्चंस मिले आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन 2 क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि केवल आपको इसमें ये चेक करना है कि लो एप्लीकेबल है नहीं है, मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थिर अनुपात का नियम, वो भी एक रासायनिक संयोजन का ही नियम है। धन्यवाद।